गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पीजीबीपी पढ़ेंगे। आप देखिएगा, इनकम टैक्स में बिजनेस और प्रोफेशन से जो आय प्राप्त होती है उसकी गणना कैसे करते हैं। अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके प्रोविजंस अगर आपको आसानी से श्रेणीवार रूप से, क्लासिकल रूप से अगर याद हो जाए तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। बहुत इजी है, सिवाय आपको एक सिस्टम समझने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तैयार किया जाता है उसमें नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तैयार किया जाता है उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाया जाता है। तो इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशंस की गणना करने के लिए एक क्या प्रोफॉर्मा होगा, क्या उसका तरीका होगा, हमने आपको एक ढांचा बनाने की कोशिश की है। इसको आप समझ जाएंगे तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से निकालने में आपको बहुत सुविधा होगी। मैं आपको विभिन्न क्वेश्चनों के आधार पर, विभिन्न प्रोविजंस के आधार पर, विभिन्न हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर इस नेट प्रॉफिट में क्या जोड़ें और क्या घटावें, उसके कुछ प्रोविजंस एक ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर एक एक का ही करके हम इस हर प्रोविजंस का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद में इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी की गणना हो जाएगी। आप देखिएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी भी रूप में आपका गणना आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी और मान्य जो तरीका है वह है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आधार मानते हुए आप गणना करें। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट दे रखा है या नेट लॉस दे रखा है उसमें क्या जोड़े और क्या घटावे, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये गणित समझ में आ गई तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो नेट प्रॉफिट दे रखा है उसको आप देख लें। इस नेट प्रॉफिट में क्या जोड़ें, तो नंबर एक जो प्रोविजंस हैं वो आप ध्यान रखें। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट अलाउएबल, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डेबिट बैलेंस साइड में जो खर्चे हैं लेकिन वो अलाउएबल नहीं है, अर्थात वो स्वीकृत नहीं है, मान्य नहीं है, उन खर्चों को आप ऐड कर दीजिएगा। अर्थात कौन कौन से खर्चे हैं ऐसे, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी राशि है, नंबर एक। नंबर दो है इनकम टैक्स डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A के तहत भी उसकी राशि, डिस अलाउंस अंडर सेक्शन 40A के तहत, डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 48(2) के तहत, एनी पेमेंट टू पार्टनर इन केस ऑफ फर्म ओनली बाय बेस ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस एंड कमीशन बेहेवी, और डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40
ए के तहत, डिस अलाउंस अंडर सेक्शन 43 बी के तहत। अब इनके सबके मैं एक एक करके बताऊंगा आपका ये है क्या है, आपको एक परफॉर्म बता रहा हूँ मैं, उसकी राशि आप जोड़ लें। पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 37, इसकी राशि। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड एज सेक्शन 37, इसकी राशि। रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर नॉट अलाउड एज सेक्शन 33 और 31, उसकी राशि। amortization of preliminary expenditure under section 35D and expenditure incurred under the voluntary retirement scheme number 35DDA, ऐसी राशि। फाइन और पेनल्टी पेड बाय द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ द लॉ, हाउएवर पेनल्टी इन द नेचर ऑफ डैमेज फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग, उसकी राशि। All expenses related to income which is not taxable under this head, municipal tax in respect of the house property, वह राशि। इन सभी खर्चों को आपको पुनः जोड़ देना है। एक राशि और रही है, एनी सम पेड बाय द एसएससी एज ए एम्प्लॉयर बाय द वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CC एक्सीडिंग 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, वह राशि 10% से अबव वाली। इतनी राशि आप जोड़ लेंगे। इसमें से क्या घटाएंगे ये देखना है। एक्सपेंडिचर अलाउलेबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनमें कौन कौन सी राशि है। डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड एज पर रूल्स 5 ऑफ इनकम टैक्स रूल 262, उसकी राशि। एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांटरी मशीनरी, 30% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। अगर 180 दिन से कम है तो समझना, उसकी राशि। डिडक्शन 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट न्यू प्लांटरी मशीनरी, उसकी राशि। बेटी डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिसर्च, उसकी राशि। इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेशल बिजनेस, वह राशि। इसके अलावा नंबर 3, इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बट नॉट टैक्सेबल अंडर द एनी अदर्स हेड, वह राशि भी आपको लेस करनी है। इनकम कौन सी है। डिविडेंड इनकम एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 34A, एग्रीकल्चर इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ एफडी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। प्रॉफिट एज सेल ऑफ कैपिटल एसेट टैक्सेबल कैपिटल गेन में आएगा। रेंट फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। बिनिंग फ्रॉम द लॉटरीज हाउस हॉर्सेज रेस गेम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। गिफ्ट एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज में आएगी। तो यह राशि भी आपको लेस, जो आय ऐसी है जो डिविडेंड की एग्रीकल्चर इनकम की, इनकी भी आपको घटाना है। इंटरेस्ट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, यह राशि घटानी है। इन सब की राशि घटाने के बाद में आपको डीम्ड इनकम जो होती है वो दोबारा जोड़ी जाएगी। कौन सी। बैड डेब्ट्स अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36A इन अर्लियर प्रीवियस ईयर नॉट रिकवर्ड डीम्ड इज इनकम अंडर, वह राशि। रेमिशन और सेसेशन ऑफ द ट्रेडिंग लायबिलिटी, ट्रेडिंग जो दायित्व होता है उसकी पूर्ति के लिए जो राशि मिलती है वह भी आपको डीम्ड इनकम मानी जाएगी और वह भी आपको जोड़नी है। तो प्यारे बच्चों, इतना जोड़ने के बाद में इन प्रोविजंस को ध्यान रखने के बाद में जो राय की आ गई वो इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कहला रही। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी एक अपना आप में यूनिट है, उसकी गणना कैसे की जाती है, उसका क्या परफॉर्मा है। उस परफॉर्मा को आप एक दिमाग में एक पिक्चर बनाएं और पिक्चर बनाने के बाद में आप ये अध्ययन करें कि इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। अब इसके एक एक प्रोविजंस को आपको, कुछ विशेष प्रोविजंस भी है, कुछ आपको रेगुलर प्रोविजंस भी। आपको याद होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम टैक्स की दृष्टि से कौन कौन से खर्चे हमारे लिए मान्य हैं और अकाउंटिंग की दृष्टि से कौन कौन से खर्चे हैं। ये दोनों अगर आपकी समझ डेवलप हो जाएगी तो इनकम फ्रॉम द हाउस
बिजनेस एंड प्रोफेशन को आप आसानी से कर लेंगे।